जैसा कि आपको मालूम है, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में बाल विकास की अवधारणा को अच्छे ढंग से सीखा था। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए बाल विकास का किस प्रकार समय के साथ नामकरण हुआ, किस प्रकार से बाल विकास में और मनोविज्ञान में उनकी परिभाषाएं समय के साथ परिवर्तित हुई, उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने चर्चा करी थी कि सबसे पहले बाल विकास का अध्ययन जो है वो 16वीं सदी से प्रारंभ हुआ। तो 16वीं सदी में बाल विकास यानी कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। कब? 16वीं सदी में। परीक्षा में यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में मनोविज्ञान का क्या अर्थ था, तो आपको उसका राइट आंसर लगाना रहेगा आत्मा का विज्ञान, क्योंकि मनोविज्ञान को 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान कहा जाता था और 16वीं सदी को ही हम प्राचीन काल मानेंगे। अब जो आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा गया वो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, यह दूसरा प्रश्न बनता है। तो रुडोल्फ गोइकिल वो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। रुडोल्फ गोइकिल के विषय में हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि रुडोल्फ गोइकिल ने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अपनी कौन सी पुस्तक के अंदर इन्होंने यह प्रयोग किया था, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, उसमें अच्छे ढंग से डिस्कस कर रखा है। अब जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाने लग गया 16वीं सदी में, तो ये आत्मा का विज्ञान कहने वाले कुछ मनोवैज्ञानिकों का एक ग्रुप था, या यूं कह लें कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का एक समूह था जिन्होंने इस चीज का समर्थन किया। और कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जो इस फैक्ट को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि मनोविज्ञान सिर्फ आत्मा का विज्ञान नहीं है। तो यह भी परीक्षा में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको एक बार इनका भी अच्छे ढंग से पढ़ना है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले जो समर्थक थे इस चीज के, वो थे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ते। ये तीन मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है मनोवैज्ञानिक जिन्होंने यह समर्थन दिया। उसके बाद इसके आलोचक हुए जे.एस. रॉस। ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एकमात्र महत्वपूर्ण ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं माना है। इनके अलावा और भी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यही मनोवैज्ञानिक है। अब इन्होंने इस चीज की आलोचना क्यों की, इन्होंने क्यों मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं माना? तो जे.एस. रॉस के अनुसार इनका मानना था कि आत्मा का कोई रंग नहीं होता है, कोई रूप नहीं होता है, आत्मा को हम देख नहीं सकते, तो फिर इसके ऊपर कोई रिसर्च करना सही नहीं होगा। अलग अलग व्यक्ति अपने अपने नजरिए से इस चीज के ऊपर अलग अलग रिसर्च कर सकते हैं। तो एक ही व्यक्ति के ऊपर दो अलग मनोवैज्ञानिक यदि रिसर्च करेंगे तो उनके अलग अलग परिणाम आ सकते हैं। इसलिए जे.एस. रॉस ने इस चीज का विरोध किया और बाद में इनके विरोध के बाद इसको मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं माना गया। फिर धीरे धीरे आगे रिसर्च बढ़ी और मनोविज्ञान को जो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लग गया। कब? 17वीं सदी के अंदर। 16वीं सदी के बाद 17वीं सदी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लग गया। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा? तो आपको याद रखना है, पोम्पोनोजी नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा। पोम्पोनोजी के विषय में भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, तो आप वहां जाके देख सकते हैं कि पोम्पोनोजी कौन थे और इन्होंने कौन सी महत्वपूर्ण घटना में इनका योगदान है मनोविज्ञान के क्षेत्र में। अब इस चीज के बहुत सारे समर्थक हुए। इनके समर्थक में पोम्पोनोजी और जॉन लॉक, ये दो प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। अब इस चीज की भी धीरे धीरे समय के साथ आलोचना हुई और इसके जो आलोचक थे वो थे विलियम जेम्स और विलियम वुंड्स। विलियम जेम्स और विलियम वुंड्स, इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने माना कि मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है। विलियम जेम्स और विलियम वुंड्स। विलियम जेम्स के विषय में भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि विलियम जेम्स कौन थे ना, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं विलियम जेम्स के विषय में। अब उसके बाद 17वीं सदी के बाद 18वीं सदी निकली और फिर आई 19वीं सदी। 19वीं सदी में भी फिर मनोविज्ञान की परिभाषा में परिवर्तन हुआ, इसके ऊपर रिसर्च हुई और मनोविज्ञान को फिर कहा जाने लग गया चेतना का विज्ञान, क्योंकि मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान विलियम जेम्स और विलियम वुंड और इनके साथ बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस तथ्य को नकार दिया। इसलिए फिर वापस से इसको मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लग गया। अब जो चेतना का विज्ञान कहा जाने लग गया, इस चीज के जो समर्थक थे वो विलियम जेम्स और विलियम वुंड थे। ये विलियम जेम्स और विलियम वुंड वही हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान नहीं माना था। इन्होंने ही इसे आगे बढ़कर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कह दिया। इसलिए ये इस जो मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं सदी में नहीं मान रहे थे,
उन्हीं ने अपने हिसाब से रिसर्च करी और 19वीं सदी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कह दिया। तो इसके समर्थक विलियम जेम्स और विलियम वुंट होंगे। फिर आगे बढ़ते बढ़ते इसको विरोध भी होने लग गया और एक आलोचक हुए फायर्ड, जिन्होंने चेतना का विज्ञान नहीं माना। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान नहीं मानने वाले या मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान नहीं कहने वाले जो आलोचक थे उनमें प्रमुख फायर्ड थे। अब फायर्ड ने इस चीज की आलोचना क्यों करी? क्योंकि फायर्ड में हम आगे पढ़ेंगे, इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई है, एक चेतन मन, एक अर्धचेतन मन और एक और बताया है अचेतन मन। इनके अनुसार मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, जबकि विलियम जेम्स और वुंट के अनुसार मनोविज्ञान को सिर्फ चेतना का विज्ञान कहा गया, सिर्फ चेतन मन के विषय में डिस्कस करा गया। जबकि फायर्ड ने कहा कि मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन जो होता है वो 10% होता है और अचेतन 90% होता है। तो ऐसी स्थिति में जब फायर्ड ने कहा कि अचेतन मन का बहुत बड़ा हिस्सा है, फिर भी इसको इस रिसर्च में या इस अध्ययन में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए यह कहना कि मनोविज्ञान सिर्फ चेतना का विज्ञान है पूर्णतः गलत है। तो फिर फायर्ड ने इस चीज का इस कारण से विरोध किया। अब यहाँ पर विलियम जेम्स के नाम से अपने को एक चीज और यहाँ पे महत्वपूर्ण याद रखनी है कि विलियम जेम्स ने सबसे पहले मनोविज्ञान के ऊपर एक प्रयोगशाला की स्थापना करी थी और वो प्रयोगशाला की स्थापना 1879 के अंदर पिंगजिंग के अंदर इन्होंने 1879 के अंदर विलियम जेम्स ने एक प्रयोगशाला का निर्माण किया था। तो प्रश्न ऐसा आएगा कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किसने किया था? तो आपको याद रखना है विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स ने इस प्रयोगशाला के अंदर जो प्रयोग किए उसमें इन्होंने एक विधि का प्रयोग किया था, उसे हम आत्मनिरीक्षण विधि कहते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि। तो आत्मनिरीक्षण विधि के प्रवर्तक या आत्मनिरीक्षण विधि के प्रथम प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक भी कौन थे? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने ही आत्मनिरीक्षण विधि बनाई थी। यहाँ पे एक फैक्ट और ये आपको याद रखना है। परंतु फिर धीरे धीरे 19वीं सदी के बाद 20वीं सदी आई और 20वीं सदी में फिर मनोविज्ञान का स्वरूप चेंज हुआ और इसकी परिभाषा पुनः चेंज हो गई। मनोविज्ञान को फिर व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लग गया। 20वीं सदी से वर्तमान तक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लग गया। अब वर्तमान में यदि पूछा जाए आपसे कि मनोविज्ञान का वर्तमान में क्या अर्थ है, तो आपको लगाना है व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो आपको लगाना है आत्मा का विज्ञान। अब यहाँ परीक्षा में 2 ऑप्शन आ सकते हैं, व्यवहार का विज्ञान या अनुभूति एवं व्यवहार का विज्ञान। तो दोनों में से आपको फिर अनुभूति और व्यवहार का विज्ञान राइट क्लिक करना है। और यदि ये वाला ऑप्शन नहीं आता है अनुभूति और व्यवहार का विज्ञान, तो फिर व्यवहार का विज्ञान यहाँ सही हुआ, क्योंकि आगे जाकर इसमें अनुभूति शब्द को भी जोड़ दिया गया। तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इस चीज के जो समर्थक थे वो याद रखने आपको मैकडूगल, बोरिंग, स्किनर और वुडवर्थ। एक और चीज यहाँ पर 1 लाइन नोट्स आप नोट कर लीजिए। व्यवहारवाद के जनक कौन थे? वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। अब ये व्यवहार क्या शब्द होता है? व्यवहार के अंदर व्यक्ति की सारी क्रियाएं सम्मिलित होती है, जिसे मैंने आपको ये नीचे दे रखा है। व्यवहार के अंदर व्यक्ति का बाह्य व्यवहार और आंतरिक व्यवहार, यानी कि किसी भी परिस्थिति को देखकर व्यक्ति क्या सोचता है, उसका उस परिस्थिति को देखकर क्या व्यवहार करता है, वो व्यवहार भी इस व्यवहार शब्द के अंदर सम्मिलित है। और आंतरिक व्यवहार, किसी परिस्थिति को देखकर मन में व्यक्ति क्या सोचता है, वो व्यवहार भी इस व्यवहार के अंदर शामिल है। उसके बाद अनुभूति, किसी भी चीज को देखकर हंसना, रोना या उसके अंदर विभिन्न प्रकार के मनोभाव जागृत होना, वो सारी अनुभूतियां भी व्यवहार शब्द के अंदर सम्मिलित हैं। सारी क्रियाएं भी व्यवहार के अंदर सम्मिलित है। क्रियाएं का क्या अर्थ हो गया? चलना, घूमना, फिरना, किसी भी चीज को देखकर कोई सी भी एक्शन करना। यदि कोई चोर भाग रहा है तो उसको दौड़कर पकड़ने की एक्शन करना है ना, उसको दौड़कर पकड़ना। कोई धारावाहिक चल रही है तो अंदर से इमोशन हो जाना। ये सारी चीजें किसके अंदर सम्मिलित है? व्यवहार के अंदर। तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा था कि प्रारंभ में मनोविज्ञान को छोटे क्षेत्र में देखा जाता था और शुरू में इसे दर्शन शास्त्र की एकमात्र शाखा माना जाता था। लेकिन इसके ऊपर रिसर्च होती गई और इसका क्षेत्र व्यापक होता गया। धीरे धीरे इसका क्षेत्र बढ़ता गया और आपने देखा पहले आत्मा का विज्ञान 16वीं सदी में सिर्फ आत्मा का विज्ञान माना जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब हम वर्तमान समय तक आ रहे हैं तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लग गया और व्यवहार के अंदर सारी प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित की गई। और साथ ही साथ मनोविज्ञान को सभी आयु वर्ग, मनोविज्ञान के अंदर जो है सभी उम्र के व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया गया।
ये महत्वपूर्ण चीजें जो मनोविज्ञान ने समय के साथ यात्राएं की, इनके नामकरण में जो जो परिवर्तन हुए वो हमने देखा। इसके बाद इस टॉपिक से एक छोटी सी 2-4 परिभाषाएं भी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे जो कि परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। या तो ये परिभाषाएं पूछी जाती है या इन परिभाषाओं से कुछ बहुविकल्प प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले वॉटसन महोदय ने 2 परिभाषाएं दी है मनोविज्ञान के संदर्भ में। इनके अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? धनात्मक विज्ञान है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, परीक्षा पूछा जाएगा मनोविज्ञान व्यवहार का, जगह दे देंगे विज्ञान है, तो उसमें 2-3 ऑप्शन में धनात्मक भी देंगे ऋणात्मक भी देंगे, तो आपको धनात्मक राइट लगाना है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। एक और वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। तो ये निश्चित शब्दों को लेकर भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या ऐसा कहा जा सकता है कि वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का रिक्त स्थान विज्ञान है, तो आपको निश्चित लगाना है, निश्चित, अनिश्चित, ऋणात्मक, इस प्रकार से ऑप्शन में आ सकते हैं। उसके बाद वुडवर्ड की परिभाषा है मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वुडवर्ड ने कहा है कि यह वैज्ञानिक अध्ययन है मनोविज्ञान किसका? वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का। व्यक्ति किस वातावरण में किस प्रकार की क्रियाएं करता है उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। किसके अनुसार? वुडवर्ड के अनुसार। तो ये परिभाषा भी इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद वुडवर्ड ने एक और महत्वपूर्ण परिभाषा दी है जिसके अंदर उन्होंने मनोविज्ञान को 16वीं सदी से लेकर वर्तमान सदी तक क्या क्या चेंजेस हुए उसको डिस्क्राइब किया है। देखिए, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, इसके बाद मन और फिर चेतना को भी भुला दिया। हाँ, इसका संबंध अब भी व्यवहार से बना हुआ है। जो मैंने बोले बनाए ये सारे समय के साथ मनोविज्ञान में परिवर्तन है। देखिए, मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहते थे, फिर मन का विज्ञान कहते थे, फिर चेतना का विज्ञान और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान। तो इन्हीं सबको मिलाकर एक परिभाषा वुडवर्ड ने बनाई कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को भुला दिया, यानी कि आत्मा शब्द को नकार दिया मनोविज्ञान ने। फिर उसके बाद मन को भी भुलाया, फिर चेतना को भी भुला दिया, लेकिन वर्तमान में अभी भी इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। ये परिभाषा परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और इस क्रम को याद करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद 16वीं सदी में एक मनोवैज्ञानिक हुए गेरट। 16वीं सदी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, ये हमने पहले भी देखा है। इस समय में एक मनोवैज्ञानिक हुए गेरट। गेरट ने साइकोलॉजी जो इंग्लिश वर्ड है, साइकोलॉजी जो स्पेलिंग है, इसको 2 भागों में बांटा। एक था साइकी, सा ई की, और एक था लोगस। ये परीक्षा में पूछा गया है साइकी का अर्थ है ना, तो आपको याद रखना है गेरट ने साइकोलॉजी को 2 भागों में बांटा था, साइकी प्लस लोगस। तो साइकी का अर्थ था आत्मा या अंतःकरण और लोगस का अर्थ था व्यवस्थित अध्ययन, यानी कि आत्मा और अंतःकरण का व्यवस्थित अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है गेरट के अनुसार, है ना। तो गेरट को याद रखना है। ये परीक्षा में साइकी शब्द पूछा गया था कि साइकी शब्द का अर्थ क्या है, तो आत्मा या अंतःकरण, ठीक है। उसका बाद एक और परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। मनोविज्ञान मानव के व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मानव किन परिस्थितियों में कौन सा व्यवहार करता है और प्रकृति के साथ और विभिन्न वस्तुओं के साथ वो किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, उनके बीच में क्या संबंध है, इन चीजों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। किसके अनुसार? क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इनके अंदर से भी विकल्प बन सकते हैं, तो वो आपको अच्छे से याद रखनी है। तो आज हमारा टॉपिक बाल विकास की अवधारणा और अधिगमन से संबंध लगभग समाप्त हो चुका है। इसमें हमने बाल विकास की अवधारणा को अच्छी तरह से सीख लिया है और अधिगमन से संबंध, जब हम बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत पढ़ेंगे तब उसके अंदर एक एक सिद्धांत के अंदर बच्चा किस प्रकार से सीखता है, किन परिस्थितियों में उसका वर्णन रहेगा। तो ये वाला टॉपिक जो है आपका उन सिद्धांतों के अंदर कवर हो जाएगा और बाल विकास की अवधारणा आज हमने कवर कर ली है। इसके बाद हम इस अपने सिलेबस के अनुसार दूसरा टॉपिक आगे, इससे आगे हम पढ़ेंगे कि बाल विकास और उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो वो आप अगले वीडियो में उसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही साथ वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं अपने सभी मित्रों को इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी और अच्छे ढंग से कर सके। थैंक यू वेरी मच।